हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज कर रहे हैं ग्रेड 10 सोशल साइंस बुक से न्यूट्रिशनल सिस्टम इन नेचर, चैप्टर 22। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूट्रिशनल सिस्टम इन नेचर। इंसान ने आज तक कभी भी कोई अपना योगदान नहीं दिया है जो हमारे यहाँ प्राकृतिक तौर पे पेड़ पौधे उगते हैं, उनको न्यूट्रिएंट नरिशमेंट देने के लिए इंसान ने कहीं भी कोई योगदान नहीं दिया है। उसका मानना है कि धरती, पानी, हवा, आसमान और आग ये वो बेसिक एलिमेंट्स हैं जो नेचर ने खुद ब खुद प्रोवाइड किए हैं वेजिटेशन को। जंगलों से हमें फल फूल मिलते हैं इन्हीं एलिमेंट्स के कारण। अगर हम किसी पेड़ की पत्ती को तोड़ें और उसको जांचें तो हम क्या देखेंगे कि उसमें किसी भी न्यूट्रिएंट की कोई कमी नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि प्लांट जो है उसको जो भी नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स चाहिए नेचर से, वो बिना हेल्प पे मैन के अपने आप मिल जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि नेचर अपने आप में क्या है, एक वेल प्लान्ड, सेल्फ गवर्निंग और सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम, जिससे प्लांट्स को एसेंशियल एलिमेंट्स नेचुरल तौर पर मिल जाते हैं। अब हमें सीड मिलती है ट्री से, और ट्री कहां से मिलता है? सीड से। तो ये क्या है? एक कंटिन्यूअस नेचुरल प्रोसेस है। पद्मश्री डॉक्टर सुभाष पालेकर ने क्लासिफाई किया है इस नेचर के सिस्टम को 4 टाइप्स में। तो वो क्या है कि रेगुलेशन जो न्यूट्रिएंट्स का होता है वो फूड साइकिल के थ्रू होता है। दूसरा, जो न्यूट्रिएंट्स का प्रोविजन है प्लांट रूट्स तक, वो जाता है कैपिलरी एक्शन के तरीके से। रेन साइक्लोन से जो होती है, थंडरस्टॉर्म से कहते हैं, यानी कि जो तूफान बारिश वगैरह होते हैं। और चौथा हो गया एक्टिविटीज लोकल अर्थवॉर्म्स की। तो चलिए अब एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो सबसे पहला है रेगुलेशन न्यूट्रिएंट्स का फूड साइकिल के थ्रू। लॉ है ये नेचर का, एक तरह से कहते हैं जो हम अरेंजमेंट है, प्राकृतिक अरेंजमेंट जो मिला है उसका एक नियम है कि जो भी एलिमेंट्स जहां से आए हैं उन्हें वापस वहां पे लौटना होगा। ये एक नेचुरल लॉ है कि हर एलिमेंट जो भी है वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस हो जाता है। पेड़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लेते हैं? एयर से। लेकिन यही कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा एयर में वापस चली जाती है किन प्रोसेस की मदद से? कंबशन और डिकम्पोजिशन, जो इन प्लांट के रिमेन्स के कारण होता है। इसी तरीके से पानी जो है वो ओशियन से वेपर की फॉर्म में क्लाउड बनता है, यानी आसमान में जाता है, वहां पर बादल बनते हैं और दोबारा पानी जो है वो ओशियन में आ जाता है बारिश की तरह। तो अब सबसे पहले इसको समझाने के लिए उन्होंने बताई है कार्बन साइकिल। जो हरी पत्तियां होती हैं किसी भी पेड़ की, वो कार्बन लेती हैं एयर से। प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, इसके बारे में आप कई बार पढ़ चुके हैं। और कार्बन जो कि प्रोड्यूस करता है फूड, वो स्टोर कहां होता है? प्लांट में। जो एंड होता है लाइफ साइकिल का किसी भी प्लांट की, उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड वापस एयर में रिलीज हो जाता है डिकम्पोजिशन के माध्यम से, जो कि प्लांट का होता है बैक्टीरिया के थ्रू। यानी जब प्लांट की एक लाइफ साइकिल खत्म हो जाती है तो प्लांट डिकम्पोज हो जाता है। तो इसको डिकम्पोज कौन करता है? बैक्टीरिया। और ऐसे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड वो जो है वापस एयर में रिलीज हो जाती है। तो कार्बन जो एयर से हमने ली थी वो वापस एयर में लौट गई। अगर हम किसी पेड़ को जला दें तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी? एयर में चली जाएगी स्मोक के फॉर्म में, और इस तरीके से कार्बन का बैलेंस वो एयर में बना के रखेगी। ये सिस्टम जो नेचर का है, इसमें क्या है कि मैटर जो हमें नेचर से मिलता है वो दोबारा वापस उसी में ही चला जाता है। सेकेंड है वाटर साइकिल। 71% जो अर्थ है वो पानी से ढकी हुई है। जो सूरज की हीट है वो क्या करती है? ओशियन का जो सरफेस है उसका टेम्परेचर बढ़ा देती है, जिससे क्या होता है? पानी जो है वो भाप बन के उड़ता है और बादल बनाता है। फिर यही जो बादल हैं, इससे पानी बरसता है रेन की फॉर्म में हमारी धरती की जमीन पर। ज्यादातर जो इसमें पानी है वो सरफेस से लैंड के रिवर्स से होता हुआ ओशियन पहुंच जाता है। ग्राउंड में स्टोर होता है ग्राउंड वाटर के फॉर्म में,
और फाइनली ये जाकर मर्ज हो जाता है सी में, रिवर्स के थ्रू, जो कि स्प्रिंग्स की फॉर्म में बहती है। इस तरीके से पानी जो क्या कहते हैं, हम कहते हैं बहुत जरूरी है, वो अवेलेबल होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, क्योंकि जो सिस्टम है नेचर का उसने इस तरीके से बनाया हुआ है नियम कि पानी जो हमको अवेलेबल होता है वो फाइनली कहाँ वापस पहुंच जाता है, ओशियन में। थर्ड है आपका एनर्जी साइकिल। हम सूरज को मेन सोर्स कहते हैं एनर्जी का। जो मैटर होता है वो लगातार एनर्जी में कन्वर्ट होता रहता है सन के मदद से। कुछ जो है एनर्जी अर्थ तक पहुंच जाती है सनरेज के कारण। अब एक हर्बीवोरस जो होता है उसको कहां से एनर्जी मिलती है, खाने से। ग्रीन लीव्स जो हैं वो क्या काम करती हैं, एनर्जी को स्टोर करने का। अब जब प्लांट की लाइफ एंड होती है तो एनर्जी साइकिल वो कंप्लीट हो जाती है डिकम्पोजिशन से या बर्निंग से, उसके जो रिमेन्स हैं उससे। अब यहां पर एक आपको एक्सपेरिमेंट दिया गया है जो आप कर सकते हैं चेक करने के लिए। आप इसके लिए 10 हरी पत्तियां लें, 10 सूखी पत्तियां लें सेम प्लांट की, एक मैच बॉक्स और एक कंटेनर ले लीजिए। मेथड क्या है, पहले आप ग्रीन लीव्स और जो ड्राई लीव्स हैं उनको सेपरेटली तोल लें और रिकॉर्ड कर लें। आप डिफरेंस जो है दोनों के बीच का वो नोट कर लें। फिर जो सूखी हुई पत्तियां हैं उनको आप एक सूटेबल कंटेनर में जला दें मैच स्टिक की सहायता से और फिर ऑब्जर्व करें। अब जो उसकी राख बची उसको आप वे करके देखिए, तो हमें ऑब्जर्वेशन से क्या समझ में आएगा, हमें दिखेगा डिफरेंस जो है वो वेट में दिखेगा ग्रीन और ड्राई लीव्स की। और ये डिफरेंस किसका होगा, वाटर कंटेंट का जो ग्रीन लीव्स में होता है। अब जब हम ड्राई लीव्स को जलाते हैं तो हम ये देखते हैं कि फायर और स्मोक जो है वो रिलीज होती है, जिसको कि प्लांट ने लिया था एयर से कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में और फायर को सोलर एनर्जी से। जो बची हुई एशेज हैं अब आप उनको क्या कहते हैं, वे करके देखिए। जब भी कोई वेजिटेशन अर्थ से ली जाती है या कुछ भी लेते हैं हम, वो हमेशा अर्थ पर ही रहती है। मतलब हम धरती से कुछ भी लेते हैं वो दोबारा धरती में ही आ जाता है। तो कंक्लूजन क्या है कि इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये समझ में आता है कि जो एलिमेंट्स हम नेचर से यूज करते हैं वो फाइनली अपनी ओरिजिनल स्टेट में जो है वापस पहुंच जाते हैं और इस तरीके से बैलेंस जो है नेचर में वो बना के रखते हैं। नेक्स्ट आता है ह्यूमस। एक ऑर्गेनिक मैटर है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि कनेक्टेड है हमारे फूड साइकिल से। ह्यूमस एक ऐसा ऑर्गेनिक मैटर है जिसमें बायोलॉजिकल, बायोकेमिकल और केमिकल प्रोसेसेस जो है लगातार होते रहते हैं। जब किसी भी लिविंग मैटर में बायोमास बनता है उस समय जो पुराने सब्सटेंसेस होते हैं वो टूट जाते हैं, इसलिए जो सब्सटेंसेस हैं वो लगातार बनते रहते हैं और खत्म होते रहते हैं। बायोमास किससे बनता है, बायोमास किसी भी ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन से बनता है। अब इस डिकम्पोजिशन को करता कौन है, मिलियंस में जो माइक्रोबियल स्पीशीज हैं वो इसको डिकम्पोज करते हैं। इन माइक्रोब्स को जरूरत पड़ती है सक्रोज की। सक्रोज यानी रॉ शुगर, जो एक तरह से उनके लिए एनर्जी होती है फंक्शन करने को, और इनको ये मिलती है रूट्स से। नेचर में ह्यूमस जो है वो रूट्स के किनारे बनता है, ना कि किसी लेबोरेटरी में बहुत ही ज्यादा उन रूट से दूर। जो हरी पत्तियां हैं वो सक्रोज प्रोड्यूस करती हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से नेचर के अंदर। 25% जो है वो माइक्रोब्स के पास पहुंचता है रूट्स के थ्रू, और बदले में माइक्रोब्स जो हैं वो ह्यूमस बनाते हैं और इस तरीके से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो रूट्स को अवेलेबल कराते हैं। रेन बाय साइक्लोन, थंडरस्टॉर्म। अगर रेन नहीं होती तो ना तो जंगल होते, ना पानी अवेलेबल होता पीने के लिए, सिंचाई के लिए इंसान को। तो रेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है सारे लिविंग बीइंग्स के सस्टेनेंस के लिए, जिसमें हम इंसान भी शामिल हैं। ज्यादातर जो इंडिया में रेनफॉल होती है वो मॉनसून सीजन में होती है। साइक्लोन सबसे इंपॉर्टेंट एटमॉस्फेरिक फिनोमिनन है इस मॉनसून रेनफॉल के अंदर।
21 मार्च को जब टेम्परेचर, या 21 मार्च के बाद से जब टेम्परेचर जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बढ़ने लगता है, क्योंकि सूरज की जो गर्मी है वो बहुत तेज होने लगती है, हीट बहुत तेज होती है, तो ऐसे में जो पानी है वो भाप बनकर इंडियन ओशन से बहुत तेजी से उड़ने लगता है। इस समय ही मॉनसून एंटर करता है इंडियन ओशन में। जो एयर होती है ओशियन के ऊपर, अब वो तेजी से गर्म होने लगती है। नतीजा क्या होता है, एक लो प्रेशर एरिया जो है एयर का क्रिएट हो जाता है। एयर इसी लो प्रेशर एरिया के अराउंड सर्कुलेट करती है, जिससे साइक्लोन बन जाता है। जो भी फैक्टर्स हैं इंडियन एग्रीकल्चर को अफेक्ट करने के लिए, उसमें साइक्लोन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपने देखा होगा जब भी साइक्लोन आता है तो फसल सबसे ज्यादा बर्बाद होती है, और जो केमिकल फार्मिंग से फसल करी जाती है वो ज्यादा बर्बाद होती है, जबकि प्राकृतिक तौर पे जो एग्रीकल्चर का जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है उससे अगर फसल बोई जाती है तो उससे प्लांट्स जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। अब जैसे आपको यहाँ एक इंफॉर्मेशन दी गई है कि 40 साल पुराना जो पेड़ है वो 200 लीटर्स ऑफ वाटर जो है रिलीज करता है एयर में एक दिन के अंदर, वाटर वेपर की फॉर्म में। मतलब 40 ईयर्स ओल्ड का जो एक ट्री है उससे एक दिन में 200 लीटर पानी जो है वो भाप बनकर उससे उड़ता है। अगर क्लाउड्स को पानी से भरा जाए तो इसका मतलब क्या है, ज्यादा ट्रीज जो है वो प्लांट करने की जरूरत है, ताकि मॉइस्चर जो एयर में है उसकी क्वांटिटी बढ़ाई जा सके, ताकि जो खाली क्लाउड्स हैं वो इस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करें, और जब भी वो पानी से भर जाएं उनका रिजल्ट क्या हो कि वो जो है बारिश बनकर बरस जाए। फोर्थ है एक्टिविटी लोकल अर्थवॉर्म्स की। सबसे पहले देखते हैं कि अर्थवॉर्म्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहले है कि ये तो मिट्टी खाते हैं। अगर अर्थवॉर्म्स को खाना नहीं मिलता तो वो कहीं इधर उधर नहीं हिलते, बल्कि सॉइल के अंदर ऐसे ही पड़े रहते हैं। इनकी जो एक्टिविटीज है वो अंडरग्राउंड, चाहे कितना भी हाई टेम्परेचर हो, चाहे आप राजस्थान के डेजर्ट्स हो या जो टॉप ऑफ द हिमालयाज हो, कितना भी कम टेम्परेचर हो, इनकी एक्टिविटीज लगातार होती रहती है। अब ये देखें कि कंट्रीब्यूशन क्या है लोकल अर्थवॉर्म्स का एक हेल्दी सॉइल को बनाने में। अर्थवॉर्म की जो लाइफ होती है वो लगभग 15 साल होती है। इसमें वो दिन रात बिना रुके बिलियंस ऑफ होल्स कर देते हैं सॉइल के अंदर। क्या होता है कि लोकल अर्थवॉर्म जो है वो सॉइल के अंदर जाता है, गहरा और गहरा जाता है, एक होल बनाता है और फिर दूसरे होल से निकल आता है। जब वो सरफेस पे आते हैं सॉइल के, तो वो पीछे क्या ले आते हैं अपने साथ, एक मिनरल रिच वेस्ट, इसे हजार बोलते हैं। इस के प्रोसेस को करने से जो सॉइल है वो पोरस हो जाती है, क्योंकि वो अप एंड डाउन मूव करती है, तो वो जो उसके एंजाइम्स होते हैं उसकी बॉडी से, उनको सिक्रीट करती है और एक लाइनिंग बना देती है उसके अंदर, जिससे जो होल्स हैं वो बाहर का जो प्रेशर है उसको रेजिस्ट कर पाते हैं। और इन्हीं के कारण जो रेन वाटर है वो आसानी से ग्राउंड में सीप कर जाता है, ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ जाता है और सॉइल इरोजन रुक जाता है। जब अर्थवॉर्म एंटर करता है सॉइल के अंदर तो वो उसको खाता है, चाहे वो सैंड हो, रॉ स्टोन हो, लूज या सॉफ्ट रॉक मटेरियल हो, लाइम हो, सबको ये खाते हैं। और फिर धीरे धीरे जो है ये जो सॉफ्ट सॉइल है उसको धीरे धीरे ऊपर जो है ले आते हैं, मतलब जो सॉफ्ट सॉइल होती है उसके अंदर वहां तक ये पहुंच जाते हैं। रास्ते में क्या करते हैं, जितनी भी डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस है उनको खत्म करते आते हैं। इनकी जो इंटेस्टाइन होती है उसमें जो है जितने भी ये डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस है उनको ये खत्म करते जाते हैं। बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म ये स्वेलो कर लेते हैं, मजबूत करते हैं और फिर उनको रिलीज कर देते हैं सॉइल के अंदर अपने एक्सक्रीटा के माध्यम से। अर्थवॉर्म का ये जो एक्सक्रीटा होता है इसमें कहीं ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं सराउंडिंग सॉइल के मुकाबले, और ये मिनरल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वेजिटेशन के ग्रोथ में। इसके साथ साथ इस एक्सक्रीटा में बहुत ही हाईली यूज्ड एंटीबॉडीज होती हैं जो प्लांट रूट्स की इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं, साथ ही साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रूट्स के पास होते हैं उनके लिए भी फायदेमंद होती हैं। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सूटेबल सॉइल को क्रिएट करते हैं। जो प्लांट्स और ट्रीज इसके अंदर उगते हैं वो भी हेल्दी होते हैं, और साथ में एनिमल्स, बर्ड्स और ह्यूमंस जो इन पेड़ों को खाते हैं, इन पेड़ों से जो फल फ्रूट्स मिलते हैं वो भी काफी ज्यादा हेल्दी होते हैं।
एक बहुत ही ज़रूरी माइक्रो एनवायरनमेंट को क्रिएट करने की ज़रूरत होती है ताकि अर्थवॉर्म की एक्टिविटी लगातार चलती रहे। अगर ये नेसेसरी माइक्रो एनवायरनमेंट नहीं मिलता है तो अर्थवॉर्म्स हाइबरनेट कर लेते हैं अपने को। ये जो स्पेशल सिचुएशन है कि माइक्रो एनवायरनमेंट जो है अगर इसको रिक्रिएट किया जाए तो अर्थवॉर्म्स दोबारा से एक्टिव हो जाते हैं और काम करने लगते हैं। यहाँ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि माइक्रो एनवायरनमेंट होता क्या है। जो हवा बहती है दो पेड़ों के बीच में सॉइल सरफेस के ऊपर, उसका जो डे टाइम टेम्परेचर है वो 24 डिग्री से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच हो और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 65 से 72%। तो ये जो यूनिटरी स्टेट है इसको कहते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट। अब ये बनी किससे होती है? जीव अमृत, घनजीव अमृत और क्रस्ट, जो कि कहते हैं आच्छादन। ये आपका एक चैप्टर था। आपको अच्छा लगा, समझ में आया तो प्लीज लाइक एंड कमेंट करें और सब्सक्राइब करें आसा एजुकेशन। मिलते हैं अगले चैप्टर में।